हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श गोपाल। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो जो होने वाला है हमारा, वो होने वाला है AIB-19 एग्जाम को लेकर के। इसमें हम बात करने वाले हैं कि भाई AIB-19 एग्जाम को एक बार में कैसे क्लियर किया जाए। जिन लोगों को डर लग रहा है, वैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपको बना के बताया था कि भाई AIB-19 का जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, इसके एग्जाम डेट भी रिलीज हो चुकी है, फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, नवंबर में इसका एग्जाम होने वाला है। तो जिसको भी ये एग्जाम देना है, जिन जिन की लोग कंप्लीट हो चुकी है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस एग्जाम को सभी को देना ही है। तो वो चीज तो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बता दी थी। उसमें मैंने आपको पूछा था कि आपके जो जो भी डाउट है वो मुझे उस वीडियो में पूछ लीजिए। तो आप लोगों ने जो डाउट पूछे, उन डाउट को लेकर के मैं आज आपके लिए ये एक वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको आपके सारे डाउट भी क्लियर करूंगा, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इससे किस प्रकार से, किस तरीके से AIB एग्जाम की तैयारी की जाए कि आपका एग्जाम जो है एक ही बार में, एक ही अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भाई सबसे पहले तो स्टूडेंट को सबसे ज्यादा डर लग रहा था इस एग्जाम को लेकर के, क्योंकि AIB-18 का एग्जाम का रिजल्ट देख करके। AIB-18 के एग्जाम में क्या हुआ था कि लगभग 50% स्टूडेंट जो थे, 50% स्टूडेंट वो इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए थे। सिर्फ 50% स्टूडेंट के आसपास ही इस एग्जाम को क्लियर कर पाए थे। तो उस एग्जाम की वजह से भी, उस रिजल्ट की वजह से भी लोगों को, स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डर लग रहा था कि 19 क्लियर होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। कई लोग काफी लंबे समय से देख रहे थे कि भाई एग्जाम कैसे होगा, क्या देना होगा हमें। कई लोग, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट हो सकता है फर्स्ट टाइम ही एग्जाम दे रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी होंगे, कुछ होंगे जिन्होंने 18 भी दिया था, जिनका 18 नहीं हुआ और अब वापस 19 का अटेम्प्ट दे रहे हैं। कुछ लोगों का काफी पुराना अटेम्प्ट भी होगा। तो आज हम देखने वाले कि भाई इस एग्जाम को एक ही अटेम्प्ट में कैसे क्लियर किया जाए। उससे पहले हम इस एग्जाम का बेसिक समझ लेते हैं कि भाई ये एग्जाम कैसे है, क्या है। सबसे पहले तो ये एग्जाम जो होगा वो होगा 100 नंबर का एग्जाम। 100 नंबर का एग्जाम होगा। इस एग्जाम में क्वेश्चन कितने आएंगे? इस एग्जाम में क्वेश्चन भी आएंगे 100 क्वेश्चन। कैसा ये एग्जाम होगा? MCQ बेस्ड ऑफलाइन एग्जाम होगा आपका। ऑफलाइन आपको जा करके OMR शीट पे इसका एग्जाम देना होगा, OMR शीट पे आपको बढ़ना होगा। तो यानी कि एक नंबर का एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का एक नंबर मिलेगा। अब इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं, यहाँ इसका सिलेबस क्या होता है। तो ऑफिशियली AIB-19 का अभी तक कोई सिलेबस आउट नहीं हुआ है। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस समय तक AIB-19 का ऑफिशियली कोई सिलेबस डिक्लेयर नहीं हुआ है। जो लोग आपको बता रहे हैं कि भाई इसमें न्यू लॉज आने वाले हैं, कोई बता रहे हैं कि इसमें ओल्ड लॉ ही आने वाले हैं, तो ऐसा अभी तक ऑफिशियली कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है। यानी कि अभी तक ऑफिशियली हमारे पास कोई न्यूज नहीं है कि इसमें न्यू लॉ आएंगे या पुराने लॉ आएंगे। कोई भी लॉ आए, उस या तो IPC आएगा या BNS आएगा, लेकिन इसका जो वेटेज है, जितना वेटेज पुराने एग्जाम में था उतना ही वेटेज रहेगा। यानी कि वेटेज में कोई फर्क मेरे हिसाब से नहीं आने वाला। तो हम एक बार इनके वेटेज के आधार पर आप सभी के लिए एक स्ट्रेटेजी तैयार करने वाले हैं। अब एग्जाम हमने देख लिया, 100 नंबर का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, MCQ बेस्ड एग्जाम होगा, यानी एक नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। इसके साथ ही क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है? तो नहीं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि हमें 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना। 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरी बात करी जाए कि एग्जाम कितनी देर का होगा, तो ये एग्जाम होगा 3 घंटे 30 मिनट का। 3 घंटे 30 मिनट का, यानी कि कितने हो गए? 180 तो ये और 30 मिनट ये, यानी कि 210 मिनट का हमें टाइम मिलेगा इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। 210 मिनट का टाइम मिलेगा। अब इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, कितने नंबर लाने होंगे इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए? तो भाई जनरल और OBC कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए है 45%। 45% यानी कि कितने हो गए? 45 नंबर, यानी कि 100 में से 45 क्वेश्चन उनको सही करने, तो जाकर के उनका ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको केवल 40 क्वेश्चन या 40% जो है वो इस एग्जाम में लाने होंगे, ताकि उनका एग्जाम क्लियर हो जाए। भाई आप इस एग्जाम में 100 में से 100 लाओ या 100 में से 45 भी ले आओ, तो भी आप पास हो। इस एग्जाम का कोई रैंकिंग से कोई लेना देना नहीं है। एक बार के लिए आपको जो इस एग्जाम को क्लियर करना है, तो उसके लिए आपको मिनिमम 45%, हम जनरल और OBC को लेकर के चलेंगे, उसी हिसाब से हम स्ट्रेटेजी भी तैयार करेंगे। तो भाई 45 नंबर लाने हैं हमें, 45 क्वेश्चन हमें एग्जैक्ट सही करके आने हैं, ताकि हमारा ये एग्जाम क्लियर हो जाए। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी नई नई लॉ तैयार की, नई नई लॉ की है, जिन लोगों की पूरी हुई है लॉ, उन्हें अभी तक तो पता भी नहीं होगा इसका सिलेबस। तो सबसे पहले तो आपको इसका सिलेबस देखना है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तब AIB-19 का सिलेबस आउट हो गया है, तो 19 का सिलेबस ही देखिए। अगर आउट नहीं हुआ है तो एक बार 18 का सिलेबस देखिए। हमें अभी तक ये नहीं पता है कि IPC आएगा या BNS आएगा। ज्यादातर चांस है, 60% चांस है
कि इस बार 19 वाले एग्जाम में तो पुराने वाले लो ही चलेंगे, लेकिन 40% चांस ये भी है कि हो सकता है नए वाले लो का ही एग्जाम हो, यानी कि सिलेबस चेंज हो जाए 19 का। तो जो भी सिलेबस आ जाता है वो आप देख लीजिएगा। पहले हमें सिर्फ इनकी मार्किंग पे ध्यान देना। इसमें सबसे ज्यादा जिस पे आपको फोकस करना है वो है ये 7 टॉपिक या ये 7 सब्जेक्ट के लीजिए। कौन कौन से? पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान से जो इस एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर के होंगे, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन आएंगे संविधान से, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से 10 नंबर आएंगे तो 10 नंबर का पेपर आएगा कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन हमें पढ़ना है। आईपीसी या बीएनएस जो भी आता है सिलेबस में उस हिसाब से उसमें 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 8 क्वेश्चन आईपीसी से आएंगे। सीआरपीसी या बीएनएसएस से 10 क्वेश्चन आएंगे। सीपीसी से 10 क्वेश्चन आएंगे। एविडेंस से या भारतीय साक्ष्य अधिनियम से कितने? 8 क्वेश्चन आएंगे। फैमिली लॉ से क्वेश्चन आएंगे 8 क्वेश्चन। फैमिली लॉ में हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ सब आ गया, तो 8 क्वेश्चन इस से आएंगे। सातवां है कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल रिलीफ एक्ट और एनआई एक्ट, इससे भी 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 8 क्वेश्चन आएंगे। तो इन सब का टोटल हो गया हमारा 62। हमें कितने चाहिए? 45। अब क्या करें, बाकी के सब्जेक्ट पढ़ना छोड़ दे? नहीं, बाकी के सब्जेक्ट को भी पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है इसमें 62 में से 62 सब पूरा का पूरा आपको याद हो जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। हो सकता है आप इसमें से सारे क्वेश्चन तो सही कर पाओगे नहीं, तो दूसरे सब्जेक्ट को भी पढ़ना है। जो इसके सिलेबस में बाकी सब्जेक्ट रह रहे हैं उनको भी पढ़ना है, लेकिन मेन फोकस हमारा 60% से ऊपर फोकस इसी सब्जेक्ट के, इन 7 टॉपिक के ऊपर ही रहना चाहिए, इन 7 सब्जेक्ट के ऊपर ही रहना चाहिए। अब बात करें पढ़ना कैसे है। सबसे पहले तो आपको सारी ही बैरेक जितनी आप ला सको उतनी सारी बैरेक लानी है। जैसे मैं आप लेके आया था ये न्यू लॉज की सारी बैरेक और इन सारे सब्जेक्ट की लगभग सारी बैरेक लेके आ गया था, जो आपको करीब 1100 रुपए के आसपास, जो जहां से मैं लेके आया मुझे ऑफलाइन में 1100 रुपए के आसपास इन सारे सब्जेक्ट की बैरेक मिल गई। तो बैरेक में कंजूसी नहीं करनी है, ये एक ओपन बुक एग्जाम है, आप एग्जाम के अंदर बैरेक लेकर के जा सकते हैं। दूसरी बुक नहीं लेकर के जा सकते, सिर्फ आप बैरेक लेकर के जा सकते हो, तो आपको सिर्फ बैरेक लेकर के आनी है। इन सारे ही सब्जेक्ट की तो लानी ही लानी है। AIB 19 क्लियर करना है तो इन सारे ही सब्जेक्ट की बैरेक तो आपको लानी ही है। दूसरे सब्जेक्ट की भी आप चाहो तो लेकर के आ सकते हो, जितनी आपको लगता है कि आप मैं उनसे भी कर सकता हूँ, तो आपको बैरेक लेकर के आनी है। इन 7 सब्जेक्ट की बैरेक तो आपको लेकर के जानी ही जानी है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में बैरेक लेकर के चले जाते हैं, पहले कभी बैरेक देखी नहीं पूरी, जब लो कंप्लीट की तब तक भी कभी बैरेक पढ़ी नहीं, उससे पहले इस एग्जाम की प्रिपरेशन में भी बैरेक पढ़ी नहीं, तो वो जाकर के वहां डायरेक्ट जाकर के बैरेक खोजने बैठते हैं, तो उन्हें क्वेश्चन मिलता ही नहीं है। क्योंकि टाइम क्या है? टाइम है हमारे पास 210 मिनट का। 10 मिनट तो आपको पेपर देखने में लग जाएंगे, यानी कि 200 मिनट। और क्वेश्चन कितने हैं? 100 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को कितना टाइम मिल रहा है? एक क्वेश्चन को 2 मिनट के आसपास मिला है। तो 2 मिनट में आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है, उसको बैरेक्ट में से ढूंढना भी है, अगर आपको याद नहीं है तो बैरेक्ट में से ढूंढना भी है। ढूंढने के बाद आपको OMR भी फिल करनी है उसी 2 मिनट के अंदर। तो टाइम का थोड़ा सा ऐसा रह सकता है कि आप टाइम की वजह से पीछे रह सकते हो, वैसे नहीं रहते हो, क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ 45% मार्क्स ही लाने हैं, यानी कि 45% क्वेश्चन ही करने हैं। करने सारे हैं लेकिन हमें 45% मार्क्स ही चाहिए, किसके लिए? इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो एक बार हम मान करके चलते कि अगर आपने ये सारी बैरेक आज तक कभी खोली नहीं, तो एग्जाम में जाकर के आपको ये क्वेश्चन कभी मिलेंगे ही नहीं। तो अब बात करते हैं कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। तैयारी करने के 2 सबसे मेजर तरीके। पहला तरीका जो मुझे सबसे ज्यादा इफेक्टिव लगता है AIB एग्जाम के लिए, खास करके AIB एग्जाम के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, या तो इंटरनेट से या मार्केट से आप ऐसी कोई भी बुक लेकर के आ जाइए जिसमें AIB के जितने भी पेपर है, पुराने पेपर, वो सारे ही पेपर आपको मिल जाए। सारे ही पेपर एक साथ आपको मिल जाए, या तो आप उसे इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए, इंटरनेट पे भी आपको अवेलेबल है, या फिर इस तरह की कोई भी बुक ले आइए जो कि सोल्ड हो। इंटरनेट पे आपको सोल्ड शायद नहीं मिलेंगे, तो आप ऐसी कोई भी बुक ले आइए जिसमें सोल्ड पेपर हो, पुराने जितनी भी AIB के जितने पेपर हो सकते हैं सारे सोल्ड मिल जाए आपको। तो सबसे पहले तो वो बुक लेकर के आइए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इन सारे ही बैरेक्स को भी अपने साथ रखना है। क्या करना है? एक एक पेपर खोलना है। अब कैसे खोलना है? शुरू से स्टार्ट नहीं करना है। AIB 19 का आप अटेम्प्ट दे रहे हो तो AIB 18 का पेपर पहले खोलना है। पहले खोलना है AIB 18 का पेपर। AIB का 18 का पेपर खोलने के बाद क्या करना है? आपको उसमें से पहला क्वेश्चन पढ़ना है। क्या क्वेश्चन है? सबसे पहले तो एग्जाम में आपको जाने से पहले इस बुक से या किसी भी पुराने पेपर से क्या करना है कि आपको क्वेश्चन पढ़ करके इतना अंदाजा लगाना है कि वो किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है।
सिर्फ मोटा मोटा देखना है, सब ऊपर ऊपर से देखना है एक बार कि भाई क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको इतना क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है कि भाई ये संविधान का क्वेश्चन है, ये आईपीसी का क्वेश्चन है, ये सीआरपीसी का क्वेश्चन है, ये एविडेंस का क्वेश्चन है, इतना आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले क्वेश्चन में कम से कम 2 हिंट आपको मिल ही जाते हैं क्वेश्चन में, प्लस क्वेश्चन के बाद जो चारों ऑप्शन दिए होंगे उन चारों ऑप्शन को जब आप देखोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे, तो आपको कम हिंट मिल ही जाएगा कि ये किस सब्जेक्ट का है। अब ये सारी चीजें मैं अलग से वीडियो बना के बताऊंगा आपको, अभी सिर्फ कैसे क्लियर करना, कैसे तैयारी करनी उसके बारे में बता रहा हूँ। बाद में मैं अगर आप लोग बोलोगे तो सारे ओल्ड पेपर भी हम लाइव में या फिर हम सामने मिलकर के इन पेपर को सोल्व भी करेंगे अगर आप कमेंट करोगे तो। लेकिन एक बार हम मोटे तौर पर देख लेते हैं क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये किस पेपर से या किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। उस सब्जेक्ट का आपको पता चल गया, मान लीजिए आपको पता चल गया कि भाई ये जो है आईपीसी का क्वेश्चन है या बीएनएस का क्वेश्चन है या एविडेंस का क्वेश्चन है, जिसका भी क्वेश्चन है आपको क्या करना है, उसका डायरेक्ट उठानी। जैसे बीएनएसएस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर आपके सामने होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको जब ये समझ में आ जाए कि ये इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, तो आपको उस सब्जेक्ट की डायरेक्ट खोलनी है। डायरेक्ट खोल के क्या करना है, डायरेक्ट खोल के सबसे पहले आपको इंडेक्स देखनी है। सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा कि भाई डायरेक्ट ले आओ एक बार सारी एक डायरेक्ट लाने के बाद 5 दिन तक सिर्फ इसकी इंडेक्स पढ़ो। पूरी बुक नहीं पढ़नी है, पूरी बुक पढ़ोगे तो नवंबर आ जाएगा, एग्जाम निकल जाएगा, तब तक भी आप सारी डायरेक्ट कभी कंप्लीट नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिर्फ इंडेक्स खोलनी है। 5 दिन तक सिर्फ इस इंडेक्स को पढ़ना है। आपको इंडेक्स पढ़ना आना चाहिए। डायरेक्ट अगर आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़ी है तो बहुत टफ हो जाएगा। आप अगर डायरेक्ट लेकर के एग्जाम में चले जाओगे तो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको डायरेक्ट पढ़ना आना चाहिए। डायरेक्ट पढ़ने के लिए क्या है, आपको सबसे पहले 4-5 दिन तो सिर्फ इंडेक्स को पढ़ना है। इंडेक्स में क्या होता है, जैसे मैं आपको शॉर्ट में एक बार बता दूं, बाद में इस पे हम डीप में बाद में बात करेंगे। एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, जैसे ये इंडेक्स है, तो इंडेक्स में क्या होता है, एक साइड पे इसके सारे सेक्शन लिखे हुए होते हैं। सेक्शन लिखे होते हैं, सेक्शन का एक जो हेडिंग है वो हेडिंग बीच में लिखी हुई होती है और बाद में लास्ट में इधर पेज नंबर लिखा होता है। तो क्वेश्चन पढ़ करके आपको अंदाजा लगाना है कि भाई ये किस सब्जेक्ट का है। उस सब्जेक्ट की डायरेक्ट आपको खोलनी है। उस सब्जेक्ट की डायरेक्ट खोलने के बाद आपको क्या करना है, अगर उस क्वेश्चन में कहीं सेक्शन लिखा हुआ है या उसके चारों ऑप्शन में कोई सेक्शन लिखे हुए हैं, 3-4 सेक्शन, तो वो सारे ही सेक्शन आपको देख लेने हैं और उनके बीच में उनकी शॉर्ट हेडिंग से आपको पता लगा लेना है कि इसका आंसर इस पेज पर हो सकता है। अब इसी हेडिंग के बाद, इसी सेक्शन के बाद उसकी हेडिंग और हेडिंग के बाद लास्ट में पेज नंबर भी लिखे हुए हैं। तो आप डायरेक्ट पहले इंडेक्स से ही आपको देखना है और उसी पेज नंबर पे आपको डायरेक्ट जाना है। डायरेक्ट जाकर के उसी पेज नंबर पे वो पढ़ लेना है और उसका आंसर आपको वहां मिल जाएगा। अब कैसे देखना है, क्या देखना है, ये मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा तौर पर बेसिक रूप से समझा रहा हूँ। क्या करना है आपको, सबसे पहले तो सारी डायरेक्ट लेकर के आनी है। सारी नहीं ला सको तो ये जो मैंने यहाँ लिख रखी है ये सारी डायरेक्ट तो आपको लेकर के आनी ही आनी है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको 5 दिन तक इन सारी डायरेक्ट के सिर्फ इंडेक्स पढ़नी है। क्या करनी है, सिर्फ इंडेक्स पढ़नी है। इंडेक्स पढ़ने से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि इस टाइप की चीजें इस डायरेक्ट में है, इस टाइप की चीजें इस डायरेक्ट में है। और आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा, क्वेश्चन पढ़ के आपको थोड़ा ये पता चलने लग जाएगा कि भाई इस जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन किस डायरेक्ट से रिलेट करता है, यानी कि वो सीआरपीसी का है, सीपीसी का है, आईपीसी का है, किसका है, वो भी आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। यानी कि जैसे कि मान लीजिए इसके फर्स्ट पार्ट से पहले अध्याय में इस टाइप के बात कही गई है, सेकंड अध्याय में ये बात कही गई है, तो इसे सिर्फ आपको इंडेक्स पढ़ने से आपको पता चल जाएगी। फिर क्या करना है, पहले तो डायरेक्ट लेकर के आनी है, 5 दिन तक सिर्फ इंडेक्स पढ़नी है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ऐसा सोल्व पेपर लेना है। सोल्व पेपर लेकर के एक पेपर फिक्स आपको टाइम लगा करके, खासकर टाइम का आपको ध्यान रखना है कि भाई 3 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलता है, यानी कि 210 मिनट का टाइम मिलता है। तो आपको टाइमर लगा करके बैठना है और एक पेपर सोल्व करना है। सोल्व कैसे करना है, अपनी मर्जी से सोल्व नहीं करना है, तुक्के नहीं लगाने। सोल्व करने के लिए आपको डायरेक्ट भी साथ में लेकर के ही, घर पे साथ में लेकर के ही बैठनी है और डायरेक्ट से ढूंढ करके सोल्व करने की कोशिश करनी है। तब जा करके आपकी स्पीड बनेगी, डायरेक्ट में ढूंढने की स्पीड बनेगी, आपको डायरेक्ट पढ़ना आएगा। तो जा करके आप इस एग्जाम को एक ही बार में डायरेक्ट क्लियर कर पाओगे। इस एग्जाम को क्लियर करने का सबसे मेन मोटिव, या मोटिव तो नहीं, सबसे मेन चीज जो है इस एग्जाम को क्लियर करने की, वो यही है कि आपको डायरेक्ट पढ़ना आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको डायरेक्ट पढ़ना आ रहा है तो आप इस एग्जाम को एक ही बार में डायरेक्ट जो है क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट पढ़ना भी नहीं आ रहा है तो आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। सारे जो आपने एलएलबी में जो भी पढ़ा वो सारे ही इस एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपने 3 साल में या 5 साल में जो भी पढ़ा वो सारी चीजें आपको एक ही एग्जाम में देनी है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर डायरेक्ट ले जाने की अनुमति मिलती है। तो
तो बेरेक्ट आपको खरीद के लानी है। सबसे पहले इंडेक्स पढ़नी है 5 दिन तक, उसके बाद पेपर लेकर के पेपर को बेरेक्ट से घर पे ही सोल्व करने की कोशिश करनी है। इससे क्या होगा, इससे आपको बेरेक्ट रीड करना आ जाएगा, बेरेक्ट पढ़ना आ जाएगा। बेरेक्ट पढ़ना आ जाएगा तो इस एग्जाम को आप डायरेक्ट क्लियर कर लो। मेनली आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही पेपर आए, पेपर लेने के बाद सबसे पहले तो पेपर को पढ़ना है। पेपर को पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन आपको आते हैं और आपको कंफर्म है वो सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको वो एमआर शीट में भर लेने हैं। उसके बाद सेकंड राउंड आपको वापस लेना है। सेकंड राउंड में क्या करना है, सेकंड राउंड में जिन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको पता चल रहा हो, एकदम क्लियर हो कि हाँ ये क्वेश्चन इससे आया, यानी कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जो संविधान से आया, मूल अधिकार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, तो आपको पता है कि ये संविधान से आया, तो आपको तुरंत संविधान की बेरेक्ट लेनी है। उसमें से वो क्वेश्चन ढूंढना है कहाँ बताया गया है, कौन से अनुच्छेद में बताया गया है। अगर ऐसा कुछ पूछा है तो वो डायरेक्ट वो अनुच्छेद आपको इंडेक्स से निकालना है, इंडेक्स से निकाल के आपको पढ़ लेना है और उसका आंसर दे देना है। तो पहले आपको करना है जो आते हैं, फर्स्ट राउंड आपको पेपर का पढ़ना है जिसमें जो आपको क्वेश्चन आते हैं वो लिखते हैं। सेकंड राउंड आपको करना है जिनमें आपको पता चल रहा है कि भाई क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से आया, उसकी बेरेक्ट देख करके आपको करना है। अब पेपर के बारे में हम बाद में एक डिटेल वीडियो बना करके बात करेंगे, और आप लोग अगर मुझे कमेंट करके बताइए कि भाई मैं आपको जो सारे ही ओल्ड पेपर्स है वो वीडियो बना करके सॉल्व करवाऊं या नहीं करवाऊं, या फिर मुझे कुछ और करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता था कि ये जो 7 टॉपिक है या जो 7 सब्जेक्ट है, 7 नहीं है वैसे, इसमें फैमिली लॉ में भी दो तीन सब्जेक्ट है, जैसे सिर्फ हिंदू लॉ नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट भी पढ़ना है, सक्सेशन भी, जो भी है वो सारा आपको इसमें भी देखना है। इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट भी है, स्पेशल रिलीफ एक्ट भी है, एनआई एक्ट भी है, तो ये 3 चीजें इसमें मिली हुई है। तो आपको ये सारी चीजें, इन सारी की बेरेक्ट लानी है, बेरेक्ट पढ़ना आपको सीखना है। बेरेक्ट पढ़ना जैसे ही आप सीख जाओगे, इस एग्जाम को आप एक बार में क्लियर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो अब आप लोग मुझे जो है कमेंट करके बताइए कि मुझे ये सारे पुराने पेपर सोल्व कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए, या फिर मैं आपके लिए एग्जाम कैसे देना है उससे रिलेटेड और आपको स्ट्रेटेजी बताऊं। थैंक यू सो मच।